बाजार बोलता है। इसमें एफआईएसडीआई का डेटा एक बार देख लेते हैं आज की कल के सत्र में उन्होंने क्या कुछ किया। तो एफआईएसडीआई के डेटा में एफआईज ने तो एज यूजुअल सेलिंग ही की है, लेकिन कल के एफआईज डेटा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने भले ही 1893 करोड़ की सेलिंग की और डीआईज ने 2174 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन कल एफआईज ने डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी पोजीशंस प्लस साइड पर की है। अब उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है या नहीं की है, या उन्होंने प्लस साइड पोजीशन बनाई है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स एक समय पर 700 पॉइंट डाउन था, लेकिन वहाँ से कुछ रिकवर हुआ, 418 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ। वहाँ पर कुछ खबरें थी, उनको विस्तार से बात करेंगे। शंघाई में रेड मार्क बना हुआ है, हैंगसेंग में ग्रीन मार्क बना हुआ है, निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 4 से 1% की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस से भी आज साथ नहीं मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के मार्केट में भी। तो KIOCL करीब 9% ऊपर है, कॉनकोर्ड बायोटेक करीब 8%, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 6.5%, अवंती फीड्स करीब 6%, GMR पावर करीब 5%। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। टॉप लूजर्स कौन से हैं उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो उसमें ईज माई ट्रिप आज जिसमें ब्लॉक डील हुई है, प्रमोटर्स की साइड से कुछ माल बेचा गया, उसकी वजह से काउंटर गिरा हुआ है। अदानी विल्मर यहाँ पर बात करेंगे, 7% गिरा हुआ है। कल अदानी के इस पूरे वेंचर से एग्जिट करने की खबर आई, जिसके बाद काउंटर तो नहीं चला, लेकिन बाकी अदानी शेयर चले थे। आज अदानी विल्मर क्यों पिटा है उस पर बात करेंगे। BBTC यहाँ पर करीब 6.5% की गिरावट है। ग्रीव्स कॉटन करीब 6% गिरा हुआ है। बजाज होल्डिंग करीब 6% गिरा हुआ है। सनी सर, कल हमने देखा था कि अदानी ग्रुप शेयर्स के लिए दो खबरें आई थी। एक कि उनका नवी मुंबई का एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, मई से उनकी ऑपरेशनल हो जाएगा वो। तो हमने देखा कि मॉर्निंग से ही थोड़ा सा अदानी शेयर्स में ट्रैक्शन था, लेकिन जब 2:30-3 बजे के आसपास ये खबर आई कि अदानी विल्मर से अदानी ग्रुप एग्जिट कर रहे हैं और विल्मर ही अब उनका स्टेक खरीद लेंगे, तो उस समय अदानी स्टॉक्स और तेज़ी से जंप करने लगे थे। लेकिन ये अदानी विल्मर क्यों टूट रहा है सर? आई थिंक अदानी विल्मर की जो डील हुई है वो क्लोज टू 305 रुपीज के आसपास हुई है, तो उसी के चलते मुझे लगता है कि आज मार्केट ने उसके आसपास, उसकी जो वैल्यू है 305 के आसपास आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक स्टॉक को जो प्रीमियम मिलता था कोई भी अदानी ग्रुप की बैकिंग के चलते, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजल आउट होते नजर आ रहा है अदानी विल्मर की। एनीवे, अदानी विल्मर एज अ बिजनेस इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। अगर आप देखेंगे प्रीडोमिनेटली एडिबल ऑयल में कामकाज करती है कंपनी, और जो मार्जिन है ऑपरेटिंग मार्जिन 3-4% मार्जिन का बिजनेस है, एंड एट द सेम टाइम वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी के चलते अदानी ने जो पिछले 2-3 साल में जो स्ट्रेटेजी रणनीति बनाई थी कि बेसिकली फूड सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करके मार्जिन हम एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन वहां भी बहुत ज्यादा कोई एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने नहीं मिली फूड पोर्टफोलियो में। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप ने एग्जिट लिया, और अगेन दैट मनी विल बी डिप्लॉयड इन फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेगमेंट। अदानी एंटरप्राइज को एक कैपिटल मिलेगा टू सपोर्ट इट्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। तो उसके चलते अदानी एंटरप्राइज के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया। और रही अदानी विल्मर की बात, तो पोस्ट विल्मर टेकिंग ओवर अदानी स्टेक, कंपनी की क्या रणनीति होगी आगे जाके ग्रोथ को लेकर के, ये एक देखना होगा। तो एट अ करंट जंक्चर अदानी विल्मर को लेकर मैं न्यूट्रल व्यू रखना चाहूंगा। वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द न्यू मैनेजमेंट की इनकी क्या रणनीति है कंपनी को ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेकर के। जी। लेकिन सनी सर, दो चीज़ें जो कि मैं देख रहा था कल के मार्केट में भी और आज भी चल रहा है। इनफैक्ट अदानी टोटल गैस, ये शेयर F&O में तो आ ही चुका है, लेकिन ये कल इस शेयर में एक अलग मूवमेंट था। ये 780 तक गया अराउंड, और फ्यूचर जो था इसका 690 के करीब चल रहा था सर। जब ये रैली नहीं शुरू हुई थी तब ये ऐसा नहीं था, ये दोनों लगभग सेम रेट पर चल रहे थे, 690 700 के आसपास चल रहे थे। लेकिन कैश चला और फ्यूचर नहीं चला। आज उल्टा है, आज फ्यूचर 3.5% गिरा हुआ है और कैश करीब 1% बढ़ा हुआ है। ऑफकोर्स वो मार्जिन अभी भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो फ्यूचर देखेंगे तो आप 18 रुपये डिस्काउंट में चल रहा है कैश से। सेम हाल सर कुछ एक और शेयर्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जांपल AU बैंक, ये कल काउंटर 577 पर बंद हुआ
और फ्यूचर करीब 555 पर बंद हुआ। आज ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा नैरो हुआ है, लेकिन अभी भी फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। 561 पर कैश चल रहा है, 556 पर फ्यूचर चल रहा है। सर, कोई घबराने वाली बात होती है इन संकेतों से, या आपको लगता है कि एक वॉल्यूम कम है तो इनमें इस तरह के प्ले हो रहे हैं, लेकिन इतने जबरदस्त प्ले हो जाएंगे कि फ्यूचर में इतनी मार पड़ जाएगी? आई थिंक टू सम एक्सटेंट विवेक जी, ये इम्पैक्ट इंडेक्स रिबैलेंसिंग का भी हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि सिंस नाउ सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 इज गेटिंग ओवर, तो कहीं ना कहीं जो इंडेक्स रिबैलेंसिंग होता है उसके चलते कहीं स्टॉक का जब मूवमेंट होता है इधर फ्रॉम स्मॉल कैप कैटेगरी टू मिड कैप, या मिड कैप टू लार्ज कैप, या अदरवाइज अक्रॉस द थ्री बकेट, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो फंड की पोजिशनिंग होती है ऑन दैट इज प्रिडोमिनेटली ऑन कैश मार्केट साइड। तो इसी के चलते हम देखते हैं कि कल इवन मतलब हम लोगों ने भी नोटिस किया था कि आखिरी के 1 घंटे में काफी सारे स्टॉक में अब्रप्ट अपमूव आया था। और मुझे लगता है कि रीबैलेंसिंग का ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, वेदर इट इज ऑन अ डोमेस्टिक फ्रंट या ग्लोबल फ्रंट पे। अदरवाइज मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ रीड नहीं करना चाहूंगा। मे बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होने की आशंका रहेगी। ठीक है। कुछ और ग्लोबल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल खबरों में हमने देखा कि अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को चीन ने ही हैक कर लिया, और इस तरह की उन्होंने जानकारी दी, जिसके बाद वहाँ पर बुरी तरह से बिकवाली देखने के लिए मिली अमेरिकन मार्केट्स में। और अमेरिकी अधिकारियों की फ़ोन पर जो बातचीत है, मैसेज हैं, उन चैट्स को भी हैक कर लिया गया। ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ने ही बोला। सर, इस तरह से तो आईटी काउंटर्स पर बड़े सवाल उठ जाएंगे ग्लोबली, क्योंकि अगर अमेरिका के एक इतने बड़े डिपार्टमेंट को एक देश हैक कर लेता है, और वो भी ट्रेजरी को, सर, जहां से सारा पैसे का आना जाना होना है, और उनके अधिकारियों की बातचीत सारी चाइना को पता लग रही है कि ये बात क्या कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है सर। और इसी की वजह से आईटी काउंटर टूटे, या कुछ और भी कारण है सर? यस डेफिनेटली, आई थिंक आई मीन चिंता की बात है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी का ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हैक कर लेना। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो आईटी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसके उसकी कहीं ना कहीं आगे जाके आफ्टर दिस इंसिडेंट रिक्वायरमेंट और उसके ऊपर जो बजट एलोकेशन है, वेदर इट फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ग्लोबली या प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उसके चलते वहाँ कहीं ना कहीं फोकस बढ़ेगा। तो जो कंपनीज बेसिकली सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में काम करती हैं, एंटी हैकिंग सॉल्यूशन बनाती हैं, वहाँ मुझे लगता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं बजट एलोकेशन आगे बढ़कर दिखेगा। और उसी के चलते कुछ कंपनीज हैं, इवन इंडिया में भी कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट होते नजर आएगा। और रही डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के आज करेक्शन की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई आज इवेंट बिकॉज ऑफ जस्ट दिस ट्रेजरी वाला इवेंट के चलते डोमेस्टिक आईटी कंपनीज में करेक्शन आया है। क्योंकि इफ यू सी मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनीज आर catering to private BFSI player in यूरोप एंड यूएस। तो ये जो ये जो इंसिडेंट है इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर विंस के फॉर्म में आते दिखेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनका जो मैंडेट है टू सम एक्सटेंट दैट कैन बी इंक्रीज, कि आपको सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, तो टू दैट एक्सटेंट देयर में बी एन अप मार्किंग इन टर्म्स ऑफ आईटी बजट। आईटी कंपनीज का आज करेक्शन मुझे नहीं पता कि क्या कारण से हुआ है, बट अगेन आफ्टर 10 डेज आईटी कंपनीज के नतीजे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और दिसंबर इज यूजुअली सीजनली वीक क्वार्टर, अगर आप देखेंगे थोड़ी हॉलीडे सीजन पर लॉग होता है, तो थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर होता है। हैविंग सेड दैट, FY 25 एक काइंड ऑफ 4 या 5% की ग्रोथ हमने टॉप लाइन में देखी लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8%, 9% की ग्रोथ शायद FY 26 में देखने मिले। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि वर्थ इज बिहाइंड फॉर एन लार्ज कैप आईटी कंपनी। मिड कैप आईटी कंपनी में रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर है। तो अगर आप थोड़ी सी लार्ज मिड कैप कंपनी जैसे परसिस्टेंट हो गया, LTI माइंट्री हो गया, और फॉर दैट मैटर स्मॉलर साइज कंपनी में KPIT, और फॉर दैट मैटर न्यूजेन, फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, ऐसे कुछ कंपनी जो 12 से 15% के आसपास ग्रोथ कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मिड साइज आईटी कंपनीज इज समथिंग which can outperform large cap IT companies in over the period of next 6 to 9 months. Again, IT being an global sector, I think ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का आना और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली फ्रॉम एंड वेदर आउटसोर्सिंग इज समथिंग विच ट्रम्प वोंट फेवर। अगर वो कहेंगे कि H1B1 वीजा जो है उसकी हम कॉस्टिंग बढ़ाएंगे एंड ऑल दो स्टफ, तो दैट कैन हैव सम
a short-term reaction on IT companies. But again, I think in long term, mid-cap IT is the place to be in. जी सर, लेकिन अमेरिकन डिपार्टमेंट ट्रेजरी इस तरह से तो इनको नहीं छोड़ने वाला, चाइना को या दुनिया भर की आईटी इस चीज आईटी से जुड़ी इस पूरी टेक्नोलॉजी को की हैकिंग हो रही है। इसका कुछ इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं है कि सर सेमीकंडक्टर चिप्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनीज हैं उन पर भी पड़ सकता है, लाइक मॉसचिप, एएसएम टेक। हालांकि ये अमेरिका से ऐसा उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पर मार तो नहीं पड़ने वाली है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो चाइना की जो सप्लाई इकोसिस्टम है, वेदर इट इज ऑन हार्डवेयर, प्रीडोमिनेटली चाइना हार्डवेयर सप्लाई करता है एंड सॉफ्टवेयर इज सोर्स फ्रॉम सम अदर एंटिटी, वेदर इट इज यूएस और इंडिया बेस्ड एंटिटी। तो मुझे लगता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट में भी चाइना पर हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ हार्डवेयर, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर चिप और फुल्ली बिल्ट डिवाइसेस। इसका एक बेनिफिट शायद इंडिया को मिल सकता है कि अगर एंटी चाइना स्टांस यूएस लेता है, जो कि ट्रम्प साहब ने बार बार अपने नैरेटिव में कहा भी है, तो इसका बेनिफिट कुछ डोमेस्टिक कंपनीज को डेफिनेटली मिल सकता है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम डिवाइस और सिस्टम इंटीग्रेटर के फॉर्म में कहीं ना कहीं इंडिया को एक बेनिफिट मिल सकता है। जी, कुछ और खबरें जो कि अमेरिका से भी हैं। फेड से मार्च में एक और इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, और ये कह रहे हैं कि जून और सितंबर में भी एक एक और रेट कट आ सकता है। सर, अगर दो रेट कट फेड की पॉलिसी इंडिकेट कर रही थी और गोल्डमैन सैक्स वगैरह जो इस तरह के बड़े दिग्गज रिसर्च हाउसेज हैं वो अगर ये बोलते हैं कि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट होंगे, मार्केट इसको किस तरह से लेगा? पॉजिटिवली लेगा या फेड की ही कमेंट्री पर विश्वास करेगा? आई थिंक अगेन रेट कट जो है ऑलरेडी जो दिसंबर की पॉलिसी है उसमें फेड ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया था कि इंस्टेड ऑफ 4 रेट कट इन कैलेंडर ईयर 2025 2 रेट कट आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक हॉकिश स्टांस ऑलरेडी एक फेड ने जारी किया था पब्लिक में। लेट अस सी कि क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन फेड इज इन डायलेमा कि ऑन वन हैंड economy is doing relatively better, inflation is in control, then rate cut is something which should be done or not। और accordingly मुझे लगता है कि जब 4 से 2 रेट कट पर आए फेड, तो जो जो भी नैरेटिव था वो प्राइस इन हो चुका है इसमें। आई थिंक अगला जो मूव रहेगा फेड का, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट पॉलिसीज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट, क्योंकि अगर ट्रम्प आपकी जो पॉलिसीज है उसके चलते अगर यूएस में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो डेटा को अकाउंट करके आई थिंक फेड आगे के डिसीजन लेगा। तो आई थिंक देर इज नो पॉइंट के ऊपर गेस करके कि आगे जाके फेड क्या लेगा, डिसीजन लेगा। अल्टीमेटली जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है दैट विल ड्राइव द इन्फ्लेशन नंबर एंड जॉब नंबर, और अकॉर्डिंगली फेड को अपना डिसीजन लेना होगा। तो लेट्स सी क्या ट्रम्प साहब की पॉलिसी क्या आएगी, पहले उस पर फोकस करके देन फेड की जो डिसीजन है रणनीति अकॉर्डिंगली हमें समझ आएगी फेब और मार्च। सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, यूरोप में जनवरी में औसत से ज़्यादा ठंड पड़ेगी, उनके एक डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है, और उसकी वजह से कल इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतें 20% से ज़्यादा तक बढ़ती हुई दिखाई दी। अगर हम देखें तो नेचुरल गैस की कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि यूरोप में जो रूम हीटर्स होते हैं और जो रूम को गर्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो गैसेस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की जो डिमांड होती है वो जनरली उनके विंटर सीजन में बढ़ जाती है। सर, कैसे देख रहे हैं नेचुरल गैस की कीमतों का बढ़ना और इस रीज़न के साथ, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज पर? या डेफिनेटली जब ग्लोबल नेचुरल गैस प्राइसेस में इंक्रीमेंट हम देखते हैं, तो काफी सारी डोमेस्टिक कंपनीज है जो स्पॉट पे नेचुरल गैस या एलएनजी सोर्स करती हैं, स्पेशली लिक्विड एलएनजी जो कंपनीज हैं जैसे पेट्रोनेट और फॉर दैट मैटर इंद्रप्रस्थ गैस। सो इनके लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिव रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी प्राइसिंग बढ़ती है, सोर्सिंग प्राइस विद अ लैग ऑफ 3 to 6 मंथ वो पास ऑन किए जाते हैं कंज्यूमर को। तो मे बी शॉर्ट टर्म में गैस कंपनीज के लिए ये निगेटिव रह सकता है, विच कैन इंक्रीज अगेन सोर्सिंग कॉस्ट फॉर ऑल दिस गैस बेस्ड कंपनी। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पास ऑन किया जाता है जितना भी गैस प्राइस का प्रेशर है। जी, तो सर रिलायंस, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी,
पेट्रोनेट, इन सभी कंपनीज पर क्या करना चाहिए, क्या आउटलुक रहेगा? तो रही डोमेस्टिक जो गैस प्रोड्यूसर है, डेफिनेटली वो उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली ओएनजीसी, रिलायंस, विचार और ऑयल इंडिया, जहां इनके खुद के जो गैस वेल हैं। हालांकि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ गैस है दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी, बट फॉर रिलायंस इट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। तो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव हो सकता है ये दोनों तीनों कंपनीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मझगांव डॉक सर, इस कंपनी को एक डिफेंस से ऑर्डर मिला है 1990 करोड़ रुपए का, कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को? या अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम डिफेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक ऑर्डर फ्लो आ रहा है, एंड इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर एंटायर डिफेंस पैक एंड मजगांव डॉक। बट हैविंग सेड दैट, एट करंट वैल्यूएशन मुझे लगता है कि स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर किसी को डिफेंस में प्ले करना है, so there are many other small size private player, case in point Zen Technology, Dynamatic Technology, जहां मुझे लगता है कि रिलेटिवली वैल्यूएशन भी बेहतर है और जो ग्रोथ आउटलुक है एज कम्पेयर टू द पीएसयू बास्केट बेहतर है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस कैन बी, जो डिफेंस सेक्टर है वो प्राइवेट छोटी जो कंपनीज हैं उनके थ्रू भी राइट किया जा सकता है। बिल्कुल, मार्केट में इस समय स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। जब हमने शो शुरू किया था उस समय सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट डाउन था, अभी केवल 250 पॉइंट डाउन रह गया। तो एक स्मार्ट रिकवरी, और निफ्टी आईटी जब 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, अभी 900 पॉइंट्स के आसपास रह गया। लेकिन रिकवरी आ रही है बैंकिंग सेक्टर से, जहाँ पर कि बैंक निफ्टी केवल 99 पॉइंट नीचे रह गया। तो देखना होगा कि किस तरह की रिकवरी देखने के लिए मिलती है आगे आने वाले सत्रों में भी। विप्रो में सर, इसमें अप्लाइड वैल्यू टेक का ये अधिग्रहण करने जा रही है, डील 31 जनवरी तक ये पूरी करने की बात कर रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं? अगेन विवेक जी, मैंने ये एक्विजिशन के बारे में कुछ ज्यादा देखा नहीं है। तो इफ यू कैन टेल कि कितनी बड़ी डील है, क्या रेवेन्यू है कंपनी की जो एक्विजिशन हो रही है, तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले 10 सालों का मैं ट्रेंड देख रहा था स्टॉक मार्केट का, तो उसमें 2015 ही एक नेगेटिव साल रहा, और 2024 में कल की डेट तक तो 9% का रिटर्न इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिला। सर 2025 में आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगेन मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले भी हमारी बात हुई थी कि जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, मे बी इट में हॉवर बिटवीन 22,000 टू काइंड ऑफ 25,500 के आसपास। और इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि 1100 के 1100 रुपीज के आसपास निफ्टी फिफ्टी की ईपीएस है, जो मुझे लगता है कि 20 to 24 के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, इसके बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होती रहेगी, और उसी के चलते ये रेंज हमें निफ्टी की लगती है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने आपके सब प्रोग्राम के स्टार्ट में भी डिस्कस किया, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जहां 20 से 25% काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ आ रही है, ऐसे कंपनीज पे फोकस करना होगा, बॉटम अप ग्रोथ स्टोरी ढूंढनी होगी, रादर देन एक एक सेक्टर या कोई कंपनी बड़े सेक्टर को पकड़ के। आई थिंक विद इन वन सेक्टर ऑल्सो देयर मे बी सर्टन कंपनीज जहाँ रिलेटिवली बेहतर अर्निंग ग्रोथ आती दिखेगी हमें। तो अल्टीमेटली इट्स अ स्टॉक पिकअप मार्केट, एंड थोड़ा सा नैरो होते दिख रहा है मार्केट। जिस तरह से नंबर ऑफ जो गेनर्स है वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक आइडेंटिफाइंग पे फोकस ज्यादा रहेगा अगले 3 से 6 महीने में। चलिए, तो सर आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ही मदद कर दीजिए सर हमारी। बताइए सर, रडार पर कौन से शेयर रखने चाहिए? तो रिसेंटली हमने लुमैक्स ऑटोटेक लिमिटेड पर इनिशिएटिंग कवरेज की रिपोर्ट निकाली थी, जहां हमारा प्राइस टारगेट है 857 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये है कि ये इट्स अ पावर ट्रेन एग्नोस्टिक कंपनी। अगर मैं पावर ट्रेन एग्नोस्टिक की बात करता हूँ तो इनके जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज जो कंबशन इंजन व्हीकल्स हैं, दोनों में ही जाते हैं। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे हेड एंड टेल लैम्प, प्लास्टिक टैंक, डोर पैनल, स्विचेस, सेंसर, एक्चुएटर, एंटीना, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी इलेक्ट्रिक पर चल रही है कि पेट्रोल या डीजल पर। सो अगेन दिस कंपनी इज रिलेटिवली इम्यून फ्रॉम ऑल दिस फैक्टर। At the same time, Mahindra and Mahindra, which is a kind of clear outlier in terms of volume growth, वहां से इन्हें 26% का कंट्रीब्यूशन आता है। बजाज ऑटो चेतक में इन्होंने उसमें सप्लाई स्टार्ट किया है, 15% सेल वहां से आता है, बाकी मारुति से 8% और आफ्टर मार्केट से 14%। रिसेंटली कंपनी ने लुमैक्स ने दो कंपनी एक्वायर करी थी, एक आईसी इंडिया और ग्रीन फ्यूल,
जिसके चलते इनका जो पोर्टफोलियो काफी वेल बैलेंस हो चुका है टू व्हीलर और फोर व्हीलर को लेकर के। हमारा ये मानना है कि कंपनी की सेल्स और पैड जो है 28% और 50% की दर से ग्रो होगी अगले 2 सालों में। और जो FY26 में हमारा ये मानना है कि 295 करोड़ का पैड कंपनी दर्ज करेगी। अगर मैं 20 का पी मल्टीपल देता हूँ तो हमारा प्राइस टारगेट 857 का है लुमैक्स ऑटोटेक को लेकर के। दूसरी पिक रहेगी हमारी हाईटेक पाइप, अगेन स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब पाइप बनाने वाली कंपनी है। इसमें हमारा जो प्राइस टारगेट है 215 का है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम इसमें ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो FY24 में कंपनी की कैपेसिटी 0.75 मिलियन टन थी, जो कि FY25 में एक्सपैंड होकर 1 मिलियन टन हो गई है, जिसका बेनिफिट हम अगले 1 साल में आते देखेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी ने रिसेंटली QIP कंक्लूड किया था 186 रुपीज में, जहां इन्होंने 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए थे, जो ये बेसिकली डिप्लॉय करेंगे अपनी जो कैपेसिटी है 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन ले जाने में अगले 2 से 3 सालों में। वन मोर ट्रिगर इज जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका जो शेयर है, जो 35% था FY24 में, ये बढ़कर कर 40% FY25 में होगा, 50% 26 में और तकरीबन 55 से 60% FY27 में। और इसी के चलते हमें लगता है कि जो कंपनी की जो सेल्स है 22% केगर और जो प्रॉफिट है 76% केगर से ग्रो होगी अगले 2 सालों में। और हमारा अनुमान है कि FY26 में 140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। तो इसी के चलते हाईटेक पाइप को हमने चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 215। सनी सर की कुछ कॉल्स जो कि फंडामेंटल कॉल्स हैं, हाईटेक पाइप्स, यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 156 रुपये पर शेयर चल रहा है, 215 रुपये का टारगेट सर ने दिया है। तो यहाँ पर एक कम से कम 33 से 40% तक का रिटर्न। ल्यूमेक्स ऑटोटेक का 647 पर चल रहा है, 857, 210 रुपये ऊपर का अपसाइड डिस्काउंट पर देखने के लिए मिलेगा। तो लगभग यहाँ पर भी 30-35% का रिटर्न आपको सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सर की कुछ एक कॉल्स जो कि हमें फंडामेंटली यहाँ पर सपोर्ट कर सकती हैं। सनी सर, आप हमारे साथ साल के आखिरी दिन जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जुड़ के बहुत मज़ा आता है और उम्मीद करते हैं कि इस जो हमारी सीरीज़ है इसको हम आगे बढ़ाते रहें और 2025 में आपकी नई कॉल्स के साथ हम आपका स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।